हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और आज जो है हम लोग अपने इतिहास के चैप्टर का मतलब चैप्टर 9 करने जा रहे हैं, जो है आपका नए साम्राज्य और राज्य। अभी तक हम लोग 8 चैप्टर इसके कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है 9वां चैप्टर है, मतलब आप कह सकते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद 10वां चैप्टर है। उसके बाद हिस्ट्री की एक क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी, क्लास 6 की। फिर उसके बाद आप लोगों को मैं जो माइंड मैप होता है वो प्रोवाइड करवा दूंगा कि इतना लंबा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और फास्ट रिवीजन आप लोगों का हो जाए। इतना ज्यादा पढ़ लेंगे तो फिर सही है, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन के पहले या कभी भी अगर आपको पढ़ना रहेगा तो फास्ट रिवीजन की आवश्यकता होगी, वो आपको माइंड मैप से हो जाएगा। इसके बाद मैं उसे प्रोवाइड करवा दूंगा। वो आपका आखिरी लेक्चर होगा क्लास 6 के हिस्ट्री का। इसके बाद जो है मैं अगले बुक को शुरू करूंगा। अब जैसा भी आप लोगों के पोल में आया होगा उस हिसाब से मैं तय करूंगा कि क्या चीज शुरू करना है। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि एनसीईआरटी की अपनी रीति है कि शुरुआत एक बच्चे के इंट्रोडक्शन के साथ करवाता है, और टॉपिक का नाम है आपका नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, अब देखिए। तो अरविंद जो है वो राजा बना। ठीक है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। अब सुनिए इसको, राजा की भूमिका अब अगर आप एक बच्चे की तरह से सोचे, या फिर आप कभी भी राजा का नाम सुनेंगे तो राजा के नाम से आपको क्या प्रतीत होता है? राजा के नाम से आपको ऐसा ही लगेगा कि राजा जो होते थे वो इसी प्रकार के काम करते होंगे, तलवार पकड़े हुए रहते होंगे। फिर उसके बाद से वो सबके ऊपर शासन करते होंगे। ठीक है बात। और लोगों को आदेश देते होंगे, यही सारी चीजें आपके दिमाग में आती होगी। लेकिन राजा एक मनुष्य के तौर पर अगर आप देखेंगे तो राजा के बहुत सारे अलग व्यक्तित्व होते हैं। उनकी अपनी कुछ और चाहत होती है, अपनी कुछ और क्या कहते हैं इच्छाएं होती हैं, अपने कुछ और हॉबीज होती हैं, इंटरेस्ट होती हैं। उसी प्रकार से उसे इसी बच्चे को एक हैरानी हुई ये जान करके कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी, कविता का भी पाठ करना होगा। तो अगर हम किसी भी राजा की बात करते हैं तो राजा को एज ए संगीतज्ञ के रूप में सोचना, राजा को एज ए कवि के रूप में सोचना एक थोड़ी सी दिगर बात हो जाती है, जब तक आप उसके व्यक्तित्व के बारे में या फिर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप जानकारी नहीं रखते होंगे। कौन हो सकता है वह राजा? अरविंद सोचने लगा। और यहां पर जिस राजा की बात हो रही है वो है गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त का जो सिक्का था उस पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो मतलब उससे ये पता चलता है कि वो जो शासक थे समुद्रगुप्त, वो वीणा में भी बहुत ज्यादा प्रखर थे, बहुत अच्छा बजाते थे। ठीक है, मतलब उनको वीणा बजाने का शौक था या फिर उनका बहुत सारा ज्ञान था उसका। ठीक है बात। प्लस अच्छे आपके लेखक भी थे। इनको सेकंड अलेक्जेंडर की उपाधि जो थी वो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दी थी। वीए स्मिथ ने जो था इनको द्वितीय सिकंदर बोला था। ठीक है बात, क्योंकि इन्होंने दक्षिण में अभियान किया था। ठीक है। अब देखिए, वो कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। तो वो कौन हो सकता है मैंने आपको बता दिया। वो कौन से राजा की बात हो रही है? समुद्रगुप्त की बात हो रही है। अब देखिए, अब यहां पर एक टर्म आया है प्रशस्तियां। प्रशस्तियां किस टर्म से निकला हुआ है? प्रशस्तियां किससे निकला हुआ है? तो प्रशस्तियों के बारे में समझेंगे। प्रशस्तियां क्या होती हैं? अब देखिए, प्रशंसा कराने के लिए जो लेख लिखे जाते थे उन्हें प्रशस्तियां बोला जाता था। प्रशंसा करने वाले लेख। ठीक है बात, मतलब ऐसे लेख जो किसी भी राजा की प्रशंसा करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? प्रशस्तियां। मतलब उनकी विजय के बारे में, उनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अगर कुछ उनके अंदर कुछ क्वालिटी है उनके बारे में। तो इस तरह की चीजों को जब कहीं पर उल्लेखित किया जाता है, कहीं पर लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है प्रशस्तियां। ठीक है। तब देखिए, थोड़ा सा वो नेट में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी बेटा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई रिकॉर्डिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्र के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। अब देखिए, ये इलाहाबाद में जो आप ये अशोक स्तंभ देख रहे हैं,
यहाँ पर जानकारी जो है इसकी स्थापना करवाने वाले सम्राट अशोक थे। कौन था? सम्राट अशोक थे। लेकिन इस पे जो जानकारी मिलती है वो आपको समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो वो ये जो आपका इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है, इसमें अशोक के बारे में जानकारी तो मिलती ही मिलती है, प्लस यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है बात। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। ठीक है बात। अब सुनिए, ये जो आपकी प्रयाग प्रशस्ति है, या फिर जिसको इलाहाबाद का अशोक स्तंभ कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू? प्रयाग प्रशस्ति। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। तो इसको, इस पे समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी थी वह उनके राज दरबार में स्थित कवि और जो मंत्री रहे हरिशेन, उनके द्वारा काव्य रूप में इसकी की गई है। अगर शैली पूछा जाएगा तो इसकी जो शैली है वो चंपू शैली है। चंपू काव्य शैली है। चंपू काव्य शैली की अगर आप बात करेंगे तो इसमें गद्य और पद्य दोनों चीजें शामिल होती हैं। उस प्रकार की शैली को, मतलब जिसको पढ़ा भी गाया जा सकता है और जो लयबद्ध भी होती है, मतलब जिसको गाया भी जा सकता है। तो चंपू काव्य शैली में इसको लिखा हुआ है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है बात। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि तुमने अध्याय 8 में गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। जो गौतमीपुत्र की अगर आप बात करते हैं तो उनकी माता द्वारा जो प्रशस्ति बनाई गई थी, वहां पर आपने देखा था, तो उनके द्वारा इनके प्रशंसा के उल्लेख वहां पर किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी ये चीजें यहाँ पर प्रचलन में थी, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व बढ़ गया था। मतलब अगर आप प्रशस्तियों की बात करेंगे तो इस तरह के निर्माण का प्रचलन पहले भी हुआ करता था, परंतु गुप्त काल आते आते इनका महत्व जो था वो बढ़ गया था। ठीक है, अब यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में उल्लेख किया गया है कि आखिर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या है। और देखें, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। मतलब यहाँ पर जो कवि है, यहाँ पर कवि कौन से कवि हैं? हरिशेन की बात हो रही है। जो हरिशेन में ने इसमें राजा को एक योद्धा के रूप में दिखाया है, युद्धों को जीतने वाला राजा बताया है, मतलब वो युद्ध को जीता भी करते थे, मतलब युद्ध उन्होंने जीते हैं। जो जो युद्ध उन्होंने जीते उन सबका उल्लेख मिलता है। वह एक विद्वान थे तथा उत्कृष्ट कवि भी हुआ करते थे। इस प्रकार के रूप में उनकी भरपूर प्रशंसा इसमें की गई है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है, मतलब जमीन पर स्थित ईश्वर के रूप में हरिशेन ने उनको बताया है कि इस पृथ्वी लोक पर अगर ईश्वर के रूप में अगर कोई है तो वह आपके महाराजा धीराज समुद्रगुप्त हैं। प्रशस्ति में लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ठीक है, लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, उसका एक अंश यहां पर दिया गया है। कौन सा अंश है? देखिए क्या दिया गया है। योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है, तो एक योद्धा जो होता है वो अगर अपने युद्ध स्थल पर जाता है तो उस पर अनेक अनेक वार होते हैं। अब किन किन चीजों से वार होते हैं, मतलब किन किन चीजों के वार को समुद्रगुप्त ने अपने शरीर पर सहा है, उसके 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 उनके शरीर पर इन सारी चीजों के निशान हैं। और इन सारे निशानों के कारण वह शरीर उनका बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एक योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त को इस प्रकार से दर्शाया गया है। उसी प्रकार से युद्ध जीतने वाले के रूप में दर्शाया गया होगा। उसी प्रकार से इनको कवि के रूप में लिखा होगा उन्होंने। उसी प्रकार से इनको एक विद्वान के रूप में लिखा होगा हरिशेन ने। समझ में आ गया? यहाँ तो एक बस एक पोर्शन यहाँ पर दिया गया है कि योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त कैसे हैं, तो इस प्रकार से वो दर इनको बताता है। ठीक है, अब देखिए, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 89, मतलब अगला अगला वाला जो है, खुद गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। ठीक है, तुम्हें पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। आइए देखते हैं क्या है। ठीक है। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पे, ये देखिए,
ये सटे हुए आपके जो यहाँ पर लाल रंग की आपको जो ये रेखाएं दिख रही है उनकी बात कर किया जा रहा है। ठीक है, देखो, पूर्वी समुद्री तट के साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। ठीक है बात। उसी तरीके से कुछ मैदानी, कुछ क्षेत्रीय, कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। अब बैगनी और नीले रंग को देखते हैं कौन से क्षेत्र हैं। ये देखिए, ये वाला जो पूरा आपको बैगनी रंग का दिख रहा है, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, ये वाला पूरा क्षेत्र नेपाल वाला हिस्सा, भूटान वाला हिस्सा, बांग्लादेश वाला हिस्सा। ठीक है बात, इधर नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा क्षेत्र हो गया। और नीले रंग का जो दिख रहा है वो इस तरफ है आपका। ठीक है बात, जो आपका अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को लेकर के हिंदू कुश को जैसे पार आकर के बढ़ते हैं, फिर इधर पाकिस्तान का पेशावर वाला क्षेत्र देखते हैं, फिर पाकिस्तान का अगर आप यहाँ पर सिंध प्रांत देख लें, जो चोलिस्तान वाला क्षेत्र हो गया वो हो गया, प्लस बलूचिस्तान वाला क्षेत्र हो गया पाकिस्तान का, और यहाँ पर जो गुजरात वाला क्षेत्र है ये नीले रंग से रंगा हुआ है। ठीक है बात। और भारत के भीतर अगर आप देखते हैं तो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के नीचे अगर आप एमपी तक आ जाते हैं, ये पूरा क्षेत्र। उसके बाद अगर आप आते हैं तो उत्तराखंड वाला क्षेत्र लेते हुए, फिर उसके बाद आप यूपी वाला क्षेत्र ले लेंगे, यूपी और उत्तराखंड का क्षेत्र यहाँ पर, फिर नेपाल वाला क्षेत्र, फिर भूटान वाला क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र और बांग्लादेश वाला क्षेत्र, ये बैगनी रंग से रंगा हुआ है। और नीचे अगर आप बंगाल की खाड़ी वाले तट से सटे हुए देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइंस मिली हुई हैं। अब इनका मतलब क्या है अभी आगे समझाया गया है। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। अब प्रशस्ति में जो भी क्षेत्र उन्होंने जीते होंगे उनके आधार पर बनाया गया है। हरिशेन चार विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। अब ध्यान समझिए बाबू, अब एक ही प्रकार अगर एक ही डंडे से हर प्रकार के जानवरों को हाका जाएगा तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर आप समुद्रगुप्त को देखेंगे तो जितने क्षेत्र होते थे वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन, वहां की पॉलिटिकल कंडीशन को देख करके इन्होंने अपनी पॉलिसीज में भी बदलाव किए थे। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉलिसी, एक ही लॉ इन्होंने बना दिया और सबके ऊपर थोपते चले गए। अब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहां पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उन क्षेत्र को तो वहां पर विद्रोह होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से इन्होंने क्या किया था कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए इन्होंने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। अब वो जो क्षेत्र है उनको अलग अलग रंग से यहाँ पर नक्शे में दिखाया गया है। तो कुछ हरे रंग के दिखाए गए हैं, कुछ बैगनी रंग के दिखाए गए हैं, कुछ नीले रंग के दिखाए गए हैं और कुछ लाल रंग के दिखाए गए हैं। अब देखिए, तो पहला हरे रंग की बात हो रहा है। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा कर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए थे, वो डायरेक्ट कंट्रोल में थे ये क्षेत्र। मतलब यहां पर जो 9 क्षेत्र थे, 9 राजा थे, उनको हराया और उनको अपने क्षेत्र में डायरेक्टली मिला दिया। यहां पर बात हो रही है इस पूरे क्षेत्र की। समझ में आई बात? इस पूरे क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ पर तकरीबन 9 राजा हुआ करते थे जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया और उनको डायरेक्ट कंट्रोल में ले आ दिया। ठीक है बात। अब दूसरा, इसके बाद दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का मतलब होता है साउथ के बाद। अब यहाँ पर 12 शासक आते थे। देखो ऊपर वाले में कितने हो गए बेटा, 9 शासक हो गए। अब यहाँ पर कितने शासक आ गए, 12 शासक आ गए। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र में लाल बिंदुएं दी गई हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। मतलब इनको भी युद्ध में उसने हरा दिया था और इन्होंने भी उसके सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। अब यहां पर इन्होंने अपने पॉलिसी में चेंज किया। जैसे उत्तर के जो शासक थे उनके ऊपर इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल किया, परंतु जो आपके दक्षिणापथ के शासक थे उनके ऊपर इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ना करके उनको उसी प्रकार से शासन करने की अनुमति दे दी जैसा वो करते थे, परंतु उनसे वो टैक्स लेने लगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि अब ध्यान से देखिए बाबू, अगर आप इस क्षेत्र की बात करते हैं जो ग्रीन वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, तो यहां पर ये डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि ये मैदानी भाग है। परंतु जैसे ही आप दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला आपको देखने को मिल जाएगी, सतपुड़ा पर्वतमाला देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है बात। अब विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला एक विभाजक के तौर पर काम करता है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग कर देता है। अब अगर ये डायरेक्ट कंट्रोल यहां पर लाते और यहां पर किसी प्रकार का कोई विद्रोह हो जाता, अगर यहां पर डायरेक्ट कंट्रोल होता तो इनको अपनी पूरी आर्मी यहां पर रखनी पड़ती, खर्चा करना पड़ता। एक प्रकार से देखिए इनके अपनी संपदा का, अपनी धन संपदा का बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए खर्च करना पड़ता अगर वो उसे डायरेक्ट कंट्रोल में ले आते। और अगर वो पूरा ध्यान अपना इसी क्षेत्र पर लगाएंगे, दक्षिण वाले क्षेत्र पर लगाएंगे,
उससे क्या होगा, इन क्षेत्रों में अब विद्रोह की संभावना बढ़ जाएगी। जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे, अब वहां पर विद्रोह की संभावना बढ़ जाएगी। इस वजह से इन क्षेत्रों को जीतने के बाद वहां के राजा को इन्होंने कहा कि आप शासन करते रहिए, लेकिन रेगुलर रूप पर आप हमें टैक्स देते रहेंगे। मतलब इनडायरेक्ट एक्सेशन एनेक्सेशन उन्होंने किया था। तो डायरेक्ट कंट्रोल में कौन थे, जो उनके आसपास वाले क्षेत्र थे, और इनडायरेक्ट में कौन से थे, आपके दक्षिणापथ वाले थे। तो दो आप लोगों को पॉलिसी इनकी समझ में आ गई है। अब तीसरा देखते हैं बेटा। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। अब देखो, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, कई गण या संघ, अब गण और संघ के बारे में अध्याय 5 में मैंने आपको बता रखा है। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब देखिए बाबू, तो यहां पर भी इन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया था। समझ में आ गई बात, इनको भी अपने तरीके से शासन करने की अनुमति दे दी थी। परंतु इनका यह काम था कि अगर कोई भी रेगुलेशन समुद्रगुप्त द्वारा बनाया जाता है तो इनको अपने क्षेत्र में उसे फॉलो करवाना पड़ता था। नियमित आकर के समुद्रगुप्त से वहां की चीजों को बताना पड़ता था। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसे वो आकर के यहाँ पर डिस्कस करते थे। तो ये सारी चीजें हैं। साउथ के लिए वो नहीं था। साउथ का काम क्या था, वो पूरी तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखे, अपनी पॉलिटिकल चीजें देखे, अपनी इकोनॉमिक चीजें देखे। वहां पर किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप समुद्रगुप्त द्वारा नहीं होगा, लेकिन हाँ, नियमित रूप से आप ला करके टैक्स दे दो। जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे वो वहां पर पूरी तरीके से, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, सब चीज का एडमिनिस्ट्रेशन जो था या फिर किसी प्रकार का कोई लॉ मेकिंग का काम होगा, वो समुद्रगुप्त करते थे। अब जो आपके बैगनी रंग से देखने को मिल रहे हैं, इनका काम ये था कि ये आकर के समुद्रगुप्त को अपने क्षेत्रों के बारे में जानकारी दें। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसे समुद्रगुप्त से अवगत कराएं। अगर समुद्रगुप्त किसी प्रकार के कोई नियम बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो उसे अपने क्षेत्रों में लागू करवाएं। ठीक है बात, बाकी तो टैक्स देंगे ही देंगे ये लोग। फिर देखो, अब चौथा कौन सा है, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। अब इससे पहले आप लोगों को कुषाण भी बता चुका हूं और शक भी बता चुका हूं। तो संभवतः ये कुषाण वंश या फिर शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी आते थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। समझ में आ गई बात, मतलब इन सारे क्षेत्रों में उन्होंने वैवाहिक तरीके से अपने संबंध स्थापित किए थे। अब वैवाहिक संबंध होने की वजह से इनके बीच में एक रिलेशन बन गया। अब सुनो बाबू, अब हुआ क्या, देखो, एक बड़ा वाला घेरा देखो जहां पर इनके संबंधी बैठे हैं। बड़ा वाला घेरा घेरा देखो जहां पर इनके संबंधी बैठे हैं। तो इसके बाद एक छोटा सा घेरा देखो। ठीक है बात। अब इस बड़े वाले घेरे के भीतर देखो एक छोटा सा घेरा है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गण या फिर संघ वाले राज्य हैं। ठीक है बात, प्लस ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं जो यहाँ पर रेगुलर रूप से इनको टैक्स देंगे। और तीसरा जो घेरा बनता है, ये वह क्षेत्र है जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था। अब अगर ये कहीं से भी कोई सपोर्ट लेना चाहेंगे, अब देखो ये वाले स्वतंत्र हैं, ये वाले क्या है बेटा, स्वतंत्र हैं। अब बाहर जो है ये इनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं। इनके साथ कैसा संबंध इन्होंने बना रखा है, वैवाहिक संबंध स्थापित कर रखा है। अब देखिए, अब अगर इन्हें किसी प्रकार का कोई सपोर्ट चाहिए होगा, जो स्वतंत्र हैं, जो बिछुआ वाले हैं, वो कहां से सपोर्ट ले आ सकते हैं, अपने से दूर वालों से। डायरेक्ट वाले से तो पा नहीं पाएंगे, अपने से दूर वालों से। वहां पर इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। इस तरह से देखेंगे तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, अलग अलग क्षेत्रों में अपने नियम और कानून अलग अलग बना रखे थे। एक ही डंडे से सभी को नहीं हका था। क्लियर हो गई होगी बात आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दिमाग में आप लोगों के बैठ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब विक्रम संवत के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय थे ये, सेकंड विक्रमादित्य इनको कहा जाता है। और और जो प्रथम विक्रमादित्य थे उनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है, ये माना जाता है कुछ और आपके स्टोरी में। तो अब देखो बाबू, अब अगर किसी और किताब को देखेंगे तो वहां पर दो विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य का उल्लेख होता है। एक प्रथम विक्रमादित्य है और एक द्वितीय विक्रमादित्य है। जो द्वितीय विक्रमादित्य है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो कि समुद्रगुप्त के ही पुत्र थे। ठीक है बात। अब जो पहले विक्रमादित्य हैं और जो दूसरे विक्रमादित्य हैं, दोनों ने शकों को पराजित किया था। तो अब ये कई जो रीजनल आपकी किताबें होती हैं, जैसे गुजरात वाले क्षेत्र की जो रीजनल किताबें होती हैं, उनका यह मानना होता है कि ये जो प्रथम विक्रमादित्य थे उनके द्वारा इसको चलाया गया था।
एनसीईआरटी द्वारा ये कहना है कि ये जो आपके चंद्रगुप्त आपके विक्रमादित्य हैं या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हैं या फिर विक्रमादित्य सेकंड हैं, ये इनके द्वारा इस संवत को चलाया गया है। ठीक है बात, तो हमको तो एनसीईआरटी के साथ जाना है, तो आपको बस याद रखना है विक्रमादित्य नामक शासक द्वारा इस विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। और विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 58 ईसा पूर्व से मानी जाती है, 58 ईसा पूर्व से मानी जाती है। और दूसरा संवत जो है वो आपका शक संवत है। दूसरा संवत कौन सा है बाबू? शक संवत है। शक संवत की शुरुआत जो थी वो कुषाण वंश के शासक आपके कनिष्क ने किया था। समझ में आई? जब वो गद्दी पर बैठे थे तब उन्होंने उस शक संवत की शुरुआत की थी। और विक्रम संवत की शुरुआत करने वाले तो दो शासक मैंने आपको बता दिए, या तो विक्रमादित्य प्रथम होंगे जो कि गुजरात के शासक थे, या तो विक्रमादित्य द्वितीय जैसा कि आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, इन्हीं के साथ उसे जोड़ा जाता है। और दोनों ने शकों को पराजित किया था और विक्रम संवत की शुरुआत की थी। याद रखिए, दोनों ने शकों को पराजित किया था, पहले वाले ने भी और दूसरे वाले ने भी। अब देखिए, अब यहां पर वंशावलियां हैं। अधिकांश प्रशस्तियां, जितने जो भी आपकी प्रशस्तियां जो अभी आपने प्रशस्तियों के बारे में सीखा है, शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। जो शासक थे उनके पूर्वज कौन कौन थे उनके बारे में बताती हैं। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। चलिए मैं बता देता हूं क्या है। देखिए, जब आप गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं गुप्त साम्राज्य को। पहला होता है आपके पूर्व गुप्त शासक, पूर्व गुप्त शासक। और दूसरा होता है बेटा साम्राज्यवादी गुप्त शासक, साम्राज्यवादी गुप्त शासक। और तीसरा जो होता है वो होते हैं आपके उत्तर गुप्त शासक, उत्तर गुप्त शासक। तीन तरह से आप डिवाइड करते हो। अब इनको डिवाइड करने का तरीका क्या है? अब देखो, पूर्व गुप्त शासक की अगर आप बात करते हो तो इन्होंने जो उपाधि ली थी वो महाराज की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली इन्होंने? महाराज की उपाधि ली। महाराज की उपाधि लेने का मतलब होता है कि ये सिर्फ एक राजा थे, इनके ऊपर कोई ना कोई सम्राट होगा। ठीक है बात। अब इसमें दो आते हैं, पहला आते हैं आपके श्रीगुप्त जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, श्रीगुप्त। और दूसरे जो आते हैं वो आते हैं आपके घटोत्कच, घटोत्कच। ठीक है बात। दो आते हैं, ये दो शासक है जो शुरुआती माने जाते हैं। और इन्होंने किसकी उपाधि ली थी? महाराज की। साम्राज्यवादी वो हैं जिन्होंने महाराज की जगह पर महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। महाराजा धीराज का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का राजा। समझ में आ गई बात? राजाओं का राजा। उसमें सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, सीजी प्रथम लिख देता हूं, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त जिसको आप बोलते हो एसजी। ठीक है, बस समुद्रगुप्त। उसके बाद आते हैं रामगुप्त, रामगुप्त। रामगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य कहा गया है। उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त, कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर आते हैं आपके स्कंदगुप्त, स्कंद गुप्त। और कुमारगुप्त के ही समय से हूणों का आक्रमण भारत में आरंभ हो जाता है और इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। स्कंदगुप्त ने बहुत ही कोशिश की थी इस साम्राज्य को बचाने की, लेकिन वो धीरे धीरे से पतन के तरफ विमुख हो गया था। अब आते हैं बेटा उत्तर गुप्त। उत्तर गुप्त की अगर आप बात करते हैं या परवर्ती गुप्त शासक की अगर आप बात करते हैं या फिर लेटर गुप्त गुप्ता रूलर्स की बात करते हैं तो यहां पर वो शासक आते हैं जिनके समय में साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया था और धीरे धीरे क्षेत्र में बंटना शुरू हो गया था। अब इसमें बहुत सारे आते हैं, चाहे आप पुरुगुप्त की बात करते हैं, भानुगुप्त की बात करते हैं, ठीक है बात, विष्णुगुप्त की बात करते हैं, तो ये सारे जो है वो उत्तर गुप्त शासक होते हैं। मतलब ये वह शासक है जिस समय इनके साम्राज्य कमजोर होना शुरू हो गया था। ठीक है बात। तो इस प्रकार की, अब देखो यहां पर किसकी बात की जा रही है? समुद्रगुप्त की। मतलब अभी तक रामगुप्त नहीं आए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं आए, कुमारगुप्त नहीं आए, स्कंदगुप्त नहीं आए और उत्तर गुप्त शासक का उल्लेख नहीं होगा। तो इससे पहले इनके दादा की बात की जाएगी, इनके पिता की बात की जाएगी। तो इनके पिता कौन है बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। इनकी माता के बारे में बात की जाएगी, इनके दादा की बात की जाएगी, मतलब घटोत्कच की बात की जाएगी। और इनके परदादा की बात की जाएगी, मतलब उनके श्रीगुप्त की बात की जाएगी। समझ में आ गई बात? मतलब उनके पूर्वजों के बारे में यहां पर बात की गई है। ठीक है बात। अब देखो, जो इनकी माता थी वो उनका नाम था कुमार देवी। इनकी माता का नाम क्या था? कुमार देवी। और इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये लक्ष्मीगढ़ की थी, ये लक्ष्मीगढ़ की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे।
पहले शासक कैसे शासक? पहले शासक मतलब साम्राज्यवादी शासक यहां पर बोला जा रहा है। गुप्त वंश की स्थापना करने वाले श्रीगुप्त हैं, इसको याद रखिएगा। लेकिन साम्राज्यवादी शासक अगर बोलेंगे तो वो कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। वही मैंने आप लोगों को बताया, उनके दादा और परदादा को किस किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? महाराज। परंतु चंद्रगुप्त प्रथम से महाराजा धीराज की उपाधि लेना इन्होंने शुरू कर दिया था। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश की महत्ता बढ़ता गया था, महत्व जो था वो बढ़ता चला गया था। ठीक है बात। इन उपाधियों का महत्व के हिसाब से सजाओ। अब महत्व के हिसाब से सजाना है तो देखो, पहले आएंगे सबसे छोटे राजा, राजा से ऊपर आएंगे महाराजा, और महाराजा से ऊपर कौन आएगा? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, समझ में आ गई बात? तो ये क्रम बनेगा। तो सबसे ऊपर महाराजा धीराज, दूसरा कौन सा आपका? महाराजा, तीसरा कौन सा? राजा। ठीक है बात। तो ये सीक्वेंस इसका बनता है। अब देखो, समुद्र के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची वही है, से जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। ठीक है, आप जब समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के जो वंशावलियां होंगे उसमें समुद्रगुप्त आ जाएंगे, और उनके द्वारा जो भी प्रशस्तियां बनाई गई हैं, जो भी अभिलेख हैं, जो भी सिक्के उनके चलाए गए, वहां से इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था, जिसके बारे में यहाँ पर आपके विक्रम संवत में बात की गई है। उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में, ठीक है बात, ठीक है, रुद्रदामन जो आपके तृतीय थे उसको इन्होंने पराजित किया। रुद्रदामन को पराजित करके ये शकों को पूरी तरीके से पराजित कर दिए थे, और वहां पर इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था। चांदी का सिक्का चलाया था शकों को पराजित करने के बाद। चांदी का सिक्का चलाया था, और जो कि व्याघ्र शैली का था, मतलब वहां पर इन्हों को मारते हुए दिखाया गया है, युद्ध में किसी की हत्या करते हुए दिखाया गया। व्याघ्र शैली का सिक्का इन्होंने वहां पर चलाया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी, जिसको आप नवरत्न बोलते हैं। नवरत्न बोलते हैं, तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न आपको मिलते हैं, जिसमें आपके कालिदास भी एक हुआ करते थे, हरिशेर एक हुआ करते थे। ठीक है बात। उसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है बात। वही नवरत्न थे जो इनके दरबार में मिलते थे। देखो, नवरत्न जो थे या तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में मिलेंगे, या तो फिर अकबर के दरबार में मिलेंगे। मतलब ये दो शासक ऐसे थे जिनके दरबार में विद्वानों रहा करते थे। ठीक है बात। अब देखो, अब यहाँ पर गुप्त वंश को यहाँ पर समाप्त कर दिया। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी ना तो और डिटेल में इसको आप पढ़ोगे। ठीक है। अब यहाँ पर गुप्त वंश के बाद जो आपके दूसरा वंश की बात करते हैं वो आ जाता है आपका हर्षवर्धन, या फिर वर्धन वंश की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है बात। जिस तरह से गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरीके से कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। अब कौन सी जीवनी है बेटा? बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र है। ऐसे एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। 1400 साल पहले का मतलब आज से लगभग, मतलब 600 बीसी की बात यहां पर हो रही है। ऑलमोस्ट 600 बीसी में इन्होंने शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवन हर्षचरित्र लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक वर्णन किया गया है। मतलब हर्षवर्धन के पहले जो जो शासक हुए थे उनके बारे में, मतलब उनके भाई के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, उनके दादा, उनके परदादा, मतलब सबके बारे में पूरी वंशावलियां यहाँ पर दी हुई हैं। प्लस हर्षवर्धन कैसे राजा बने थे उसकी भी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर चीनी यात्री जो हेनसांग था, जिसके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी लंबे समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो भी कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है अपनी किताब सी यू की में। अपनी किताब किसमें बेटा? सी यू की में इन्होंने हर्षवर्धन के दरबार का पूरी तरीके से विस्तृत वर्णन किया है। काफी लंबे समय तक ये हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे। फिर देखो, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। ठीक है बात। पर उन्होंने अपने पिता और बड़े बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। बन जाने के बाद कहां कहां के राजा बने बेटा? थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई जो कन्नौज के शासक थे, जब बंगाल के शासक शशांक ने उन्हें मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है बात। चलो, चलिए आपको कहानी सुना देता हूं।
जैसे अगर हर्षवर्धन की अगर आप बात करते हैं तो इनके जो वंश है उसको पुष्यभूति वंश कहा जाता है, ठीक है बात, क्योंकि पुष्यभूति नामक जो राजा थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, या फिर इसको वर्धन वंश बोलते हैं। जो आपके हर्षवर्धन थे उनके पिताजी का नाम जो था वो था प्रभाकर वर्धन, ठीक है बात। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है बात। उसके बाद से इनके जो बड़े बड़े भाई थे जिनका नाम था आपका राज्यवर्धन, जिनका नाम था राज्यवर्धन, वो आपके थानेसर, जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, पहली कैपिटल थी थानेसर, हरियाणा में स्थित है, वहां के वो शासक थे। अब उसके बाद से क्या हुआ, इन्होंने अपनी बहन जो राजश्री थी उनका विवाह जो था वो मुखारी, मुखारी मतलब जो आज का आपका कन्नौज वाला क्षेत्र है, वहां के राजा जो थे, मुखारी के राजा थे ग्रहवर्मन, उनके साथ अपनी बहन का विवाह करवाया था, ठीक है बात, राजश्री का विवाह करवाया था। मालवा क्षेत्र का एक राजा था जिसका नाम था देवगुप्त, उसके साथ आपके ग्रहवर्मन की लड़ाई होती है, मतलब इनके बहनों की लड़ाई होती है, और ग्रहवर्मन की उसमें मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, अब जब ग्रहवर्मन की मृत्यु हो जाती है तो इसका बदला लेने के लिए जो आपके हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था बेटा, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जो थे वो अब आगे बढ़ते हैं और कन्नौज पर हमला करते हैं, किसका बदला लेने के लिए, गृहवर्मन की मृत्यु का। राज्यवर्धन जो था वो आपके गौड़ के शासक, गौड़ मतलब बंगाल के शासक शशांक से सहायता मांगते हैं। अब ये जो शशांक है वो मगध वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है एज ए फ्रेंड ऑफ आपके राज्यवर्धन, ठीक है बात। अब जब ये राज्यवर्धन पहुंचते हैं वहां पर, राज्यवर्धन और ये जो आपका शशांक था वो अंदर से ही अलाइन कर चुका था आपके मालवा के शासक देवगुप्त के साथ, समझ में आ गई बात। मालवा के शासक जो थे उनके साथ, देवगुप्त के साथ उसने अपना अलाइनमेंट कर रखा था, और चालाकी से वो क्या करता है, राजवर्मन की हत्या कर देता है। शशांक जो था वो क्या क्या कर देता है, वो राजवर्धन की हत्या कर देता है। अब देखिए, पिता की मृत्यु हो चुकी है, माता सती हो चुकी हैं, जो माता इनकी यशोमती थी पिताजी की मृत्यु के समय वो सती हो चुकी थी, बहनोई मर चुका है, बड़ा भाई मर चुका है। अब जो था, बहन जो थी जब ये युद्ध चल रहा था उस समय वो जंगल में स्केप कर जाती है, भाग जाती है। अब उस समय की अगर बात करेंगे तो हर्षवर्धन की उम्र मात्र 16 साल थी। इतने बड़े साम्राज्य की और टूटते हुए परिवार की पूरी बागडोर अब हर्षवर्धन के कंधों पर आ जाती है। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया, सबसे पहला इन्होंने कहा कि मुझे अपनी बहन को जो बच गई है, जो जंगल की तरफ चली गई है, उसको मैं बचाऊंगा। अब ये निकलते हैं और अपनी बहन को बचा लेते हैं, और उसके बाद से कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बना देते हैं। थानेसर से इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी, कन्नौज, जो कि यूपी में, हरियाणा और यूपी, पहले हरियाणा में थी फिर उसके बाद इन्होंने शिफ्ट कर दिया कहां पर, इत्र नगरी कन्नौज में इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। उसके बाद से फिर इन्होंने अपने अभियान चलाए, और किसको पराजित करने के लिए, देवगुप्त को पराजित करने के लिए, और उसके बाद देवगुप्त को पहले ही मृत्यु हो चुकी थी युद्ध में, और शशांक को पराजित करने के लिए अब ये अभियान चलाते हैं। अब ये उत्तर की अभियान जब चलाएंगे तो फिर पूरा का पूरा यूपी जीतना है, फिर उसके बाद फिर बिहार जीतना है, तब ना बंगाल पहुंचेंगे। तो पूरे इतने क्षेत्र को जीतते हुए उन्हें आगे बढ़ना था, और धीरे धीरे ये अपने क्षेत्रों का विस्तार करते हुए चले जाते हैं। अब जब उत्तर में विस्तार हो जाता है फिर ये दक्षिण में विस्तार करने का प्रयास करते हैं। अब दक्षिण में जो था वो चालुक्य वंश का शासन था, और उस समय के शासक जो थे वो थे आपके पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध होता है और उसमें हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं, समझे बात के। तो ये जो हर्षवर्धन थे वो अपने साम्राज्य को उत्तर में तो प्रसारित कर लिए, परंतु वो दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हार जाते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये छोटी सी कहानी है जो आपको दिमाग में रखनी है, रखना चाहो तो रख लेना, लेकिन हाँ, जहां जितने भी इनके नाम मैंने बताया है तो ये सब नाम याद रखिएगा। जैसे गौड़, गौड़ किसका नाम है, बंगाल का नाम है। मुखारी किसका नाम है, कन्नौज का नाम है। थानेसर कहाँ पर है, हरियाणा में है। अगर आप वर्धन वंश की बात करते हैं तो वर्धन वंश की पहली कैपिटल क्या थी, वो थी थानेसर। दूसरी कैपिटल क्या थी, वो थी कन्नौज थी। हर्षवर्धन किसके साथ युद्ध में हार गए थे, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस किस साम्राज्य का शासक था, चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है बात, ये सारी चीजें याद रखिएगा। और जब ये उत्तर में अभियान होता है उसी समय हुइनसांग भारत में पहुंचता है और हर्षवर्धन की मुलाकात हुइनसांग से होती है। ठीक है बात। अब देखो, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, और अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद, जो मैंने बताई कहानी, हो जाने के बाद थानेसर के राजा बने थे। अपने बनोई जो आपके गृहवर्मन थे उनकी हत्या हो जाने के बाद वो शासक बने थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, मतलब गौड़ वंश का शासक जो शशांक था, उन्होंने इसको मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। कन्नौज भी इनकी राजधानी बन गई, मतलब पहली राजधानी थानेसर और दूसरी राजधानी कन्नौज अधीन कर लिया, और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। किसको पराजित करने के लिए, शशांक को पराजित करने के लिए। ठीक है बात। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उनको रोक दिया। उनको रोक दिया मतलब उनको
हरा दिया। ठीक है बात, वो दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। ठीक है बात, अब देखो, अब यहां पर बात हो रही है, अब यहां पर पुलकेशिन द्वितीय की बात हो रही है, तब यहां पर पल्लव की बात करेंगे, थोड़ा सा चालुक्य की बात करेंगे और पुलकेशिन द्वितीय की बात करेंगे। देखो, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव को राज्य पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। मतलब इनका क्षेत्र कांचीपुरम के आसपास से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि काल चालुक्यों का राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। मतलब इन दोनों के क्षेत्र यहाँ यहाँ पर स्थित थे। ठीक है बात, अब देखो, चालुक्यों की राजधानी क्या थी बेटा? एहोल थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी बेटा? एहोल थी। ठीक है बात, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। एहोल थी जो कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। चलो एहोल को देख लेते हैं बेटा, ये रहा एहोल। ठीक है बात, यहां पर हो गया चालुक्य वंश। ठीक है बात, ये हो गया चालुक्य वंश का पूरा क्षेत्र यहां पर आपको देखने को मिल जा रहा है। और ये कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक। ठीक है बात, ये किसका शासन है बेटा? पल्लव का। मतलब इतना पूरा क्षेत्र जो है वो किसका है बेटा? पल्लव का है। और ये पूरा क्षेत्र जो देखने को मिल रहा है, ये किसका मिल रहा है बेटा? ये मिल रहा है आपको चालुक्य का देखने को मिल रहा है। ठीक है बात, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था। एहोल की बात हो रही है, बन गया, जहां कई मंदिर थे। एहोल में कई मंदिर बनाए गए थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमा पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था, जो कि समृद्ध शहर थे। मतलब ये जब आसपास में ये पड़ोसी हैं, तो अपने अपने क्षेत्र के विस्तार करें। और नदी वाला जो क्षेत्र होता है बेटा, बहुत उपजाऊ होता है। इसी वजह से उस क्षेत्रों के लिए लड़ाई भी होती, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से उस क्षेत्र में कृषि अच्छी होगी तो अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो जाती थी। तो इस वजह से उन क्षेत्रों के लिए, उस जमीन के लिए इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ करता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबार के कवि, जैसे समुद्रगुप्त के दरबार कवि कौन थे बेटा? हरिशेन थे। वैसे पुलकेशिन के दरबार कवि जो थे, उनका नाम था रविकीर्ति। ये कई बार पेपर में आया। रविकीर्ति किसके दरबार में, किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर की पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था, चाचा से इनको अपना राज्य मिला था। ठीक है बात, अब देखो, रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। ठीक है बात, मतलब इन्होंने पूर्व और पश्चिम तक दोनों अभियान चलाए थे, समुद्र तट में, मतलब अरब सागर के क्षेत्र में और बंगाल की खाड़ी तक इन्होंने अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। मतलब जो हर्ष का आनंद था, जो उत्तर को पूरा साम्राज्य जीतने के बाद, उत्तर का पूरा क्षेत्र जीतने के बाद जो उनके अंदर एक आनंद था, और उसके बाद वो अपने इस आनंद को और बढ़ाने के लिए दक्षिण में विस्तार करना चाह रहे थे, तो वह उस आनंद पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोक लगा दी। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किए थे, जो पास के पड़ोसी आक्रमण किए थे, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण देनी पड़ी थी। मतलब इस प्रकार से रविकीर्त ने इनको बताया है कि जो आपके पुलकेशिन द्वितीय थे वो बहुत ही पराक्रमी राजा थे। जिस प्रकार से समुद्रगुप्त के बारे में आपके हरिशेन ने बताया है, रविकीर्त ने उसी प्रकार से इनका व्याख्यान किया है एहोल स्क्रिप्ट में, आपके पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल स्क्रिप्ट याद रखिएगा, जो इनकी कैपिटल भी हुआ करती थी एहोल अभिलेख में। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूटों और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में कक्षा 7 में पढ़ोगे। आगे जो आपकी मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होगा, तो प्री मेडिवल हिस्ट्री में आप इनके बारे में पढ़ोगे। फिर उसके बाद इस्लामिक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बात, ठीक है। अब वो कौन कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर नियंत्रण करना चाहते थे? पल्लव करना चाहते थे, समझ में आ गई बात। उसके बाद से आपके ये चालुक्य थे जो तटों पर नियंत्रण करना चाहते थे। ठीक है बात, अब देखो, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, किन राज्यों की बात हो रही है? ठीक है बात, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उनके बारे में कैसे प्रशासन। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। जो मैंने आपको बताया, भूमि कर ही लिया करते, जो टैक्स होता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूनिट होती थी वो गांव से ही शुरू होती थी। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर, ठीक है बात, मतलब अब ध्यान समझो बेटा, अब पूरी तरीके से एक अधिकार कर लेंगे, अगर पूरी तरीके से हर चीज अपने नियंत्रण में ले लेंगे तो फिर साम्राज्य कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए इन्होंने अलग अलग राजाओं का समर्थन प्राप्त किया। ठीक है बात, अब कैसे प्राप्त किया उसी के बारे में बताते हैं। देखो, जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। ठीक है बात, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे उनको अनुवांशिक बनाया गया, मतलब उनको
मतलब उनका उनके अगर पिता उस पद पर है तो उनका बेटा भी उस पद पर रहेगा, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन उन अपने पिता की तरह ही महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। मतलब हरिशेन की अगर आप बात करते हैं तो दरबारी मंत्री भी हुआ करते थे, दरबारी कवि भी हुआ करते थे, प्लस मुख्य न्याय अधिकारी भी हुआ करते थे। और मुख्य न्याय अधिकारी के तौर पर कौन हुआ करता था आपका, इनके पिताजी हुआ करते थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको ही इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है बात। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री थे, मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। मतलब अगर आप हरिशेन की बात करते हैं तो हरिशेन एक साथ तीन पोस्ट को संभाल रहे थे। ठीक है बात। जैसे पहला पद कौन सा था, पहला पोस्ट महादंड नायक का था। दूसरा पद कौन सा था, संधि विग्रह का पद था, मतलब युद्ध में शांति का संदेश लेकर के जाने वाले। और तीसरा पद कौन सा था, वो जो आपका मुख्यमंत्री होता है उसका भी पद इनके पास मौजूद था। ठीक है बात। तो यह तीन पद अकेले संभाल रहे थे कौन, हरिशेन। तो इससे क्या हुआ बेटा, हरिशेन के जो आने वाले वंश हो गए, तो हरिशेन की वफादारी एक तो पहली चीज बनी, दूसरा इनके आने वाले जो जनरेशन थी उनकी वफादारी भी इनके साथ बनती चली गई। तो एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था जो कि जनरेशन को दे दिया गया, उनको जेनेटिक कर दिया गया। ठीक है बात। अब देखो, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहरी शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, और कायस्थो यानी लिपिक के प्रधान लोग होते थे। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ दरबार में नहीं, दरबार के बाहर भी लोगों को अलग अलग पद पर या फिर मुख्य पद पर नियुक्त किया गया था। अब उसमें कौन कौन हो सकता है बेटा, अब नगर का जो श्रेष्ठ हो सकता है उसको रखा गया था, जो कि बैंकर के तौर पर काम करे, मतलब एक धनाढ्य व्यक्ति को रखा गया था। शहर का जो सबसे बड़ा व्यापारी होगा उसको बोलबाला रहता था। फिर उसके बाद व्यापारियों का जो काफिला निकलता था, जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता था सामान को लेकर के, और व्यापारी जो होते थे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है बात। तो इनको अच्छे पद पर रखा गया था और इनको पूरी तरीके से सम्मानित किया गया था, जिससे उस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से बनी रहे। ठीक है बात। अब देखो, इस तरह की नीतियों कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, परंतु समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब सुनिए बाबू, अगर अब एक बात बताओ, मैं राजा हूं, मेरा बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा, मतलब इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पद हैं किसी भी क्षेत्र के, ठीक है बात, अगर उसको जनरेशन को दे दिया जाता है, वंश को दे दिया जाता है, या फिर उस पद को वंशानुगत कर दिया जाता है, अब उसको किसी प्रकार का कोई डर तो है नहीं, उसके बेटे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, उसकी नौकरी तो पक्की है। समझे, जब डर नहीं है, नौकरी पक्की नहीं है, तो पहली बात तो वो अयोग्य हो सकता है, उससे प्रशासन कमजोर हो जाएगा, अयोग्य होगा तो उसका प्रशासन कमजोर हो जाएगा। दूसरी चीज, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि पिताजी में जो आपकी क्वालिटी है वो उनके बेटे के अंदर भी आए। तो पहली दिक्कत होगी, अगर वो अयोग्य हो गया वो पुत्र, तो प्रशासन कमजोर हो जाएगा। दूसरी चीज, अब अगर कोई राजा है, अब उसको महाराजा का कोई डर नहीं है, तो वह विद्रोह करने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। अगर उसको अच्छा पद दे दिया, बार बार उसकी वाहवाही हो रहा है, बहुत धन दे रहा है, तो मतलब एकदम बोलबाला है, जो मन चाहे वो कर दिया, पूरी तरीके से छूट मिल जा रही है उसको, तो वह विद्रोह की भावना उसके अंदर पनप सकती है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार के जैसे लोग होते थे वो अलग से स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सकते थे। ठीक है बात। अब देखो, एक नए प्रकार की सेना, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है बात। अब नए प्रकार की सेना क्या है, अब सेना में क्या परिवर्तन आया, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह ही एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इन्हें इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। जैसे अकबर के समय आप देखोगे तो मनसबदारी व्यवस्था थी। ठीक है बात। उस तरह की चीजों, मनसबदारी व्यवस्था जो बहुत पुरानी चीज है बेटा, जो अकबर ने अपने समय में अडॉप्ट किया था, इस समय से वो चलती हुई आ रही है। मतलब एक आपका वेतन ना देकर के उसे जागीर दे दी गई, उसे जमीन दे दी गई, अब वहां से वो उस पर काम करवाए, अनाज उपजाए, वहां से जो भी पैसा उसे मिलेगा वो सब उसका हो जाएगा। ठीक है बात। प्लस उसका कुछ हिस्सा राजा को दे दे, उनको प्रसन्न रखने के लिए, राजा प्रसन्न रहेंगे तो उनके क्षेत्र का और विस्तार कर देंगे। ठीक है बात। अब देखो, दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे। अब जो दी गई भूमि थी उससे उन्होंने क्या वसूला, कर वसूलते थे, जिससे वह सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसके युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। मतलब पूरी खर्चा इनको देखना है उस दी हुई जमीन से। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। सामंत मतलब होता है बेटा, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं फ्यूड।
फ्यूड क्या बोला जाता है बेटा? फ्यूड बोला जाता है। और ये तकरीब ये जो पैटर्न था ये इसको फ्यूडलिज्म बोला जाता था, सामंतवादी कहा जाता है, सामंत कहलाते थे। जहां कभी भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनके ऊपर किसी प्रकार कोई नियंत्रण तो है नहीं, यह अपने उस छोटे से क्षेत्र के क्या है बेटा? राजा ही तो है। अब अगर इनके ऊपर बैठा हुआ राजा क्या हो गया बेटा? कमजोर हो गया, तो यह अपने आप को अलग करने की प्रयास करेंगे, ये अपने उस नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। और यही हुआ जब आपके उत्तर गुप्त शासक आते हैं, साम्राज्य कमजोर होता चला गया और इस प्रकार के जो सामंत थे वो स्वतंत्र होने का प्रयास करना शुरू कर दिए। अब देखो दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते थे। जो ब्राह्मण भूस्वामी वहां पर हुआ करते थे उनके संगठन को सभा बोला जाता है। यह सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। ठीक है बात। अब देखो पल्लवों के अभिलेख में यह पता चलता है कि दक्षिण के राज्य में एक प्रमुख चीज हुआ करता था बेटा, सभाएं। उन सभाएं किसकी होती थी बेटा? ब्राह्मण भूस्वामियों की होती थी। जो वहां पर ब्राह्मण जो भू अधिपति होते थे, जिनके पास जमीन होती थी, उनकी सभाएं हुआ करती थी। और अब जमीन है तो सीधी सी बात उनके पास पैसा है बेटा। अब पैसा है तो ये सभाएं जो होती हैं उप समितियों की तरह काम करती थी। और किसकी चीजों पर काम करती थी बेटा? सिंचाई पर काम करती थी, खेती बाड़ी पर काम करती थी, और कुछ अन्य काम जैसे सड़क निर्माण हो गया, स्थानीय मंदिरों का जो देख रेख हो गया, उनके ऊपर काम करती थी। जिन जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, जहां पर ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात की गई है। देखो जहां पर ब्राह्मण होते थे वहां पर सभा होता था, जहां पर ब्राह्मण नहीं होते थे वहां पर अपनी एक सभा होती थी जिनको उर कहा जाता था। नगरम, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। अब जो व्यापारी होंगे वो नगर में रहेंगे। गांव की अगर बात करोगे तो वहां पर संघ होता था, और नगर जो होते थे, जो शहर होते थे, वहां पर नगरम नाम की एक सभा होती थी जहां पर व्यापारी हुआ करते थे। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। मतलब वही जो था वही पूरी तरीके से लॉ मेकिंग का काम करते थे, पूरी तरीके से प्रशासन को देखने का काम करते थे, पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी चीज होती है उनको बनाने का काम करते थे। अगर नगर की बात करते हो तो नगरम होता था, गांव की बात करते तो सभा होता था, जहां पर ब्राह्मण होते थे। जहां पर ब्राह्मण नहीं होते थे वहां पर उर होता था। क्या होता था बेटा? उर होता था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करते, मतलब 100 साल तक ये सब चलती रही थी। ठीक है बात। अब देखो उस जमाने के आम लोग, अब देखो राजा की बात हो गई, वहां के प्रशासन की बात हो गई, वहां के सेना की बात हो गई, उनसे उनके बाद जो वहां पर जो क्षेत्रीय सभाएं होती थी, जो उप समितियां होती थी, उनकी बात हो गई। अब उस जमाने के आम लोग की बात हो जा रही है कि अब सबसे लोअर क्लास पर चले आए, सबसे लोअर लेवल पर पहुंचे, जो वहां की आम जनता होती है उनकी बात कर रहे हैं। अब देखो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है बात। अब वहां की आम जनता कैसी हुआ करती थी, तो उस समय के रचित कुछ नाटक हैं, वहां से जानकारी मिलती है। देखो अब वहां पर जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के या विक्रमादित्य के दरबार के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक थे बेटा कालिदास। अब कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब राज दरबार में किस प्रकार से, अब देखो अभिज्ञान शकुंतलम की बात की उन्होंने, मेघदूत की बात की थी, विक्रम उर्वशी की बात की थी, बहुत सारी किताबें हैं इनकी ना। तो वहां पर राज दरबार में जो भी चीजें थी उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। अब इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। मतलब जो ऊंचे वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो ब्राह्मण होते थे, जो राजा होते थे, वो किस भाषा का प्रयोग करते थे बाबू? संस्कृत का प्रयोग करते थे। और जो आम जनता होती थी वो आपके प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज की डेट में अगर देखोगे तो जो अच्छे अच्छे क्लास के लोग होते हैं, जो अपने आप को बहुत शो ऑफ करना चाहते हैं, वो अंग्रेजी बोलेंगे बेटा। और जो आम जनता होगी वो भोजपुरी बोलेगी, जो वहां की लोकल लैंग्वेज होती है वो बोलेंगे। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? अंग्रेजी नहीं बोल सकते, अब देखो हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी में उनको अपमान लगता है, जो जबकि हिंदी हमारी क्या है बेटा? मात्र हमारी कौन सी भाषा बेटा? मदर टंग है, मातृभाषा है हिंदी। हम हमारे बेल्ट की अगर बात करते हैं, उसी तरीके से साउथ की बात करोगे तो वहां पर तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, वो वहां की भाषा है। समझ में आ गई बात? जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस में आती हैं। ठीक है, तो इस तरह समझ सकते हैं कि जो ऊपर क्लास के लोग होंगे वो क्या बोलते थे बेटा? संस्कृत। और जो आम वर्ग के लोग होते थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? जो वहां की लोकल लैंग्वेज होती थी उसका प्रयोग करते, जो प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के बारे में बताया गया है। एक राजा जो आपके दुष्यंत थे और शकुंतला नाम की एक युवती के प्रेम की कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की
बात की गई है। अब देखो क्या दुर्व्यवहार था। अब यहां पर देखो बेटा, एक मछुआरे को अंगूठी मिली, जो अंगूठी शकुंतला ने खो दी थी पानी में डाल करके हाथ, उसको एक मछुआरे द्वारा मिल जाती है। अब वो उसको लौटाने के लिए आता है राज दरबार में। तो होता क्या है बेटा, जब दरबार में लौटाने आता है तो एक मछुआरे जो एक कीमती अंगूठी मिली शकुंतला की, जिसको राजा दुष्यंत ने शकुंतला को गिफ्ट के तौर पर दिया था। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्भाग्यवश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर के राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। वो पहुंचा राज दरबार में और द्वारपाल ने ही क्या किया, उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी पूरी बुरी तरह पेश आए। अब बुरी तरह पेश आने का मतलब है बहुत मारा उसको, पीटा उसको। ठीक है बात। राजा उस अंगूठी को देकर फिर बाद में उसे पहुंचाया कि तुमने चोरी किया है। द्वारपाल ने उसको पकड़ा, उसे बेइज्जत किया, फजीयत किया। फिर जो पुलिस अधिकारी था उसने उसको मारा। फिर मारने के बाद उसे लेकर के राजा के पास पहुंच दिया। जब राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए, उसने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके उसके साथ शराब खाने चल पड़े। अब सुनो, जब ये जो आपका मछुआरा था, जब राजा प्रसन्न हो जाते हैं कि उस अंगूठी को पा करके, और इनको याद आ जाती है शकुंतला की, उसके बाद बहुत प्रसन्न होकर के उसे वो गिफ्ट देते हैं। तो यही जो पुलिस वाला द्वारपाल था ना, इनको लेकर के शराब खाने पहुंच जाता है कि इसको दारू पिला करके टुन्न कर देंगे और जो भी इसको धन मिला हुआ उसको हम लूट लेंगे। समझ में आ रही बात। मतलब आम जनता के साथ, मतलब जो आम जनता थी उसके साथ जो अधिकारी होते थे या जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, वह दया की भावना नहीं रखते थे, वह उनके ऊपर अत्याचार करते थे। सिंपल सी कहने की बात यहाँ पर ये है। ठीक है बात। अब देखो, चीनी तीर्थयात्री जो फाशियान है, फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें उच्च और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ठीक है बात। इनके शहरों को के बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, इनको शहर के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी लोग आगाह करने के लिए एक लकड़ी के सभी लोगों को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते। मतलब साम्राज्य के बाहर जो लोग थे उनकी स्थिति तो बहुत खराब थी। देखो, साम्राज्य के भीतर जो लोग थे उनकी तो दुर्गति अधिकारी किया करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया फर्जी का, फिर उनको लूट लिया। ठीक है बात, ये सारी चीजें करते थे। उसके बाद से कुछ और भी लोग थे जिनकी स्थिति इनसे भी बुरी थी, उनको अछूत कहा जाता था बेटा। अगर इनको साम्राज्य में प्रवेश करना होता था तो लकड़ी से वो आवाज करते थे कि जो भी उनके आसपास लोग हैं वो उनसे दूर हो जाएं। समझे, मतलब यहाँ पर क्लास, रेस, कास्ट, हर प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन देखने को यहाँ पर मिल जाता है। मतलब आम जनता की यहाँ पर स्थिति जो थी वो सही नहीं थी। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का एक बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। बाणभट्ट जो आपके हर्षवर्धन के राजकवि थे, वो राजा की निकली हुई जो युद्ध के लिए निकल रही एक सेना थी उसका एक चित्रण किया गया है कि राजा की सेना में क्या क्या होता था। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। ठीक है बात। हर्षवर्धन, इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग की आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, पीने वाला, खाने पीने का सामान जैसे बकरी हो गया, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, सब्जियां हो गया, मसाले हो गए आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल हुई। मतलब बहुत बड़ा लामे लश्कर हुआ करता था। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए लोग भी चलते रहते थे। मतलब राजा को मनोरंजन भी देना, क्योंकि उस समय टीवी तो था नहीं, इंटरनेट था नहीं, इंस्टाग्राम था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, किसे चैटिया लेंगे, इंस्टाग्राम में रील्स देख लेंगे, नहीं ऐसा तो था नहीं। तो यही जो होते थे संगीतज्ञ होते थे, जो नर्तक होते थे, वही सारी चीजें उनका मनोरंजन किया। तो मनोरंजन का सामान भी लेकर के चल रहे हैं, खाने पीने का सामान हो गया, मनोरंजन का सामान हो गया। रास्ते में पड़ने वाले गांव वाले, उनका सत्कार करना पड़ता था, मतलब उनके इज्जत देनी पड़ती थी। वे दही, अब सत्कार किस प्रकार से करेंगे, सामान भी देना पड़ता है। वे दही, गुड़ तथा फूल का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। मतलब जानवरों को खाना खिलाना है, राजा को उपहार देना है। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सके। ठीक है, मतलब राजा किसी दरबार में नहीं मिलेंगे, यात्रा में जा रहे तो बीच में मिल गए तो राजा से मिलने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानियां छोड़ जाती थी। अब सीधी सी बात है बाबू, कहीं पर भी युद्ध होगा तो वहां पर विध्वंस और विनाश होगा ही होगा। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इसके इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल की गर्त में डूब जाती थी। मतलब युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता है। मतलब मोटी मोटी बात है, जितनी भी चीजें आप लोगों ने आम जनता के बारे में पढ़ी, तो मतलब इन सारे राजाओं में
इन सारे राजाओं के समय में अगर आप देखोगे तो आम जनता की स्थिति जो थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। उनमें उनके ऊपर अधिकारियों का दबाव पड़ता था, उनके ऊपर राजा से गुहार लगाने का समय नहीं था, तो ये सारी चीजें वहां पर नहीं थी। मतलब इस प्रकार के प्रॉब्लम्स उनको फेस वहां पर करने पड़ते थे। ठीक है बात। सेना के साथ लाई जाने वाली चीजों की सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर के आते थे, ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके साथ आपकी ये चैप्टर जो 9 है ये कंप्लीट हो जाता है। इसका जो अगला चैप्टर है वो आपका चैप्टर 10, इमारतें, चित्र और किताबें। मतलब यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की बात यहाँ पर की जाएगी। ये आपका आखिरी चैप्टर होगा। इसके साथ साथ आपका क्लास 6 की जो हिस्ट्री होगी वो समाप्त हो जाएगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक आप इसको देखिए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो तुरंत मुझसे पूछें, मैसेज कर दे, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। ठीक है बात। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।